नमस्कार दोस्तों। वर्ण विचार में स्वर को पढ़ने के बाद हम व्यंजन को पढ़ते हैं। व्यंजन में तो सबसे पहले ये होता है कि हम व्यंजन कहते किसे हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वह तो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता और जिनके पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अर्थात व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। और इसको लिखने के लिए हमें हर व्यंजन के नीचे हलन लगाना पड़ता है और तब जाके यह होता है। और इसके लगाने पर व्यंजन का उच्चारण आधा ही रह जाता है, पूर्ण रूप से हम इसको नहीं बोल सकते। और यदि वैसे ही किसी व्यंजन को बोलते हैं तो अ स्वर सभी व्यंजनों को ही पूर्ण करता है और उनका हलंत हट जाता है। जैसे क, यह इसमें अ मिला हुआ है, यहाँ होगा क धन अ, तब यहाँ हलंत होगा। अब इसे हम पूरी तरह से उच्चारित नहीं कर सकते, स्वतंत्र होकर बोल ही नहीं सकते। अतः हमें व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता ही पड़ेगी, बिना इसके व्यंजन उच्चरित हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद हमें ये जान लेना आवश्यक है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन के प्रकार। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है स्पर्श व्यंजन। और 2 होता है अंतस्थ व्यंजन। तीन होता है ऊष्म व्यंजन। मुख्य रूप से व्यंजन के 3 ही प्रकार होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो चलिए हर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं पहले हम इसको जानते हैं। तो क्या है पहला? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, पूरे क से लेकर म तक। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। तो चलिए देखते हैं, यह 5 वर्गों में होता है तो प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं ये देखते हैं। इसमें पहला वर्ग होगा क वर्ग। क वर्ग में आते हैं क, ख, दूसरा है च वर्ग। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, इ। इसे हम कहते हैं तालव्य।
और तीसरा है ट वर्ग। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, इ। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। और इसको हम कहते हैं ओष्ठ। क्या कहते हैं? ओष्ठ। तो ये कुल मिला के स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण हो गए। 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और उच्चारण स्थान के अनुसार क वर्ग को हम कंठ्य वर्ण कहते हैं, च वर्ग को तालव्य वर्ण कहते हैं, ट वर्ग को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं और त वर्ग को दंत वर्ण कहते हैं और प वर्ग को ओष्ठ वर्ण कहते हैं। फिर इसके बाद है अंतस्थ। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होता है वह क्या होता है कि स्पर्श व्यंजन को बोलते समय तो हमें क्या होता है, वायु जो है वह कंठ, मुख इत्यादि विभिन्न भागों से स्पर्श होती है तो उसे हम स्पर्श कहते हैं। लेकिन अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भाग का स्पर्श नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है। तो वह क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और वायु रगड़ खाकर बाहर निकलती है। ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। इनमें य तथा व को अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी माना जाता है। य और व को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन कहते हैं। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। नंबर 3 आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुख को रगड़कर ऊष्मा पैदा करे। ऊष्मा, ऊष्मा मतलब क्या होता है? गर्मी। तो वह क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जब ऊष्मा निकलती है हमारे मुंह से, जैसे बोलते समय और रगड़ खाते हुए निकलती है, तो वह क्या होता है? ऊष्म व्यंजन कहलाता है। ये ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? एक श, दूसरा श, श और ह। स, ख, श, ह, ये 4 होते हैं। तो ये व्यंजन के 3 प्रकार हो गए, जिसमें आपके 25 स्पर्श हुए और 4 अंतस्थ हुए, 4 ऊष्म हुए। ये व्यंजन के मुख्य 33 प्रकार
हो गए पूरे 33 व्यंजन हैं। कुल संख्या व्यंजनों की 33 है। लेकिन इसके अलावा व्यंजन रूप में कुछ और व्यंजन भी प्रयोग किए जाते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 व्यंजन ऐसे भी हैं जिन्हें हम क्या लिखते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श। ये चारों व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिन्हें वर्ण माना गया है। तो ये इसकी क्या विशेषता है कि ये 2 वर्णों से मिल के बनते हैं, तो इसलिए इन्हें हम संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। जैसे देखिए, एक वर्ड है क्षमा। इसमें इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो करेंगे क। चलिए पहले चारों वर्णों का हम देख लेते हैं विग्रह। इसमें जो छ बनता है वह बनता है क और स से मिलके, तो बराबर हो जाएगा छ। ठीक, जैसे इसके वर्ण हो गए क्षमा। शब्द छ और म से मिलके बनता है क्षमा। कक्षा, और रक्षा। इसके बाद त्र जो बनता है वह त और र से मिलके बनता है त। तो इसके वर्ड हो जाएंगे जैसे त्रिभुज, त्रिशूल इत्यादि। इसके बाद फिर आता है ज्ञ। यह ज्ञ जो होता है वह ज और इया से मिलके बनता है। इसके शब्द हैं जैसे ज्ञानी, प्रज्ञा इत्यादि। इसके बाद फिर नंबर आता है श्र का। श्र जो होता है वह बनता है श और र से। तो इसके वर्ड होते हैं जैसे श्रम, श्रमिक, ये हो गए संयुक्त व्यंजन, 4 होते हैं। इसके बाद फिर है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। समान व्यंजन मतलब एक ही व्यंजन, एक जैसे व्यंजन, एक समान व्यंजन। चलिए इसका भी उदाहरण देखते हैं। जैसे पक्का, एक शब्द क्या है? पक्का। इस पक्का में 2 समान व्यंजन क और क मिले हुए हैं, तो इसका हम जब विच्छेद करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें 2 समान व्यंजन मिले हुए हैं। जैसे प धन अ धन क धन क
धन आ। तो यहाँ पे क्या है, यही क और क मिलके क्या हो गए हैं, पक्का बन गए हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली में भी दो अलग समान वर्ण मिले हुए हैं, जैसे द, धन ई, धन ल, धन ल, धन बड़ी ई। तो हो गया दिल्ली। जैसे हो गया पत्ता, इसमें भी दो समान वर्ण मिले हैं, प, धन त, धन त, धन आ। तो ये क्या हो गए, पत्ता। पक्का, दिल्ली, पत्ता, ये सब क्या है, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द हैं। व्यंजनों के कुछ और भी लिखने के तरीके हैं, और भी नाम है, तो देखते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं। कुछ पाई वाले व्यंजन होते हैं। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा होती है उसे पाई कहते हैं। खड़ी रेखा मतलब होती हैं, जैसे ये हो गया, ये क्या है, खड़ी रेखा। तो इस खड़ी रेखा को हम बोलते हैं पाई। तो कुछ पाई वाले व्यंजन इस प्रकार हैं, जैसे क, जैसे ख, ग, प, ज, स, प, न इत्यादि। तो ये पाई वाले व्यंजन हैं। और इन व्यंजन जब किसी अन्य व्यंजन से इनका मेल होता है तो क्या होता है, ये संयुक्त व्यंजन के ही अंतर्गत है, द्वित्व व्यंजन। अब यहाँ पे पाई वाले व्यंजन है तो इनकी पाई हटा दी जाती है। जैसे एक उदाहरण है अस्त। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो अस्त है इसके स का हटा दिया गया है पाई। स हम लिखते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ अस्त लिखते समय इसकी पाई हटा दी गई है, जो पाई इसकी है। उसी तरह से न्याय, न्याय में भी न का पाई हटा दिया गया है। इस तरह से हम एक संयुक्त वर्ण लिखते हैं खड़ी पाई वाले का। फिर क्या होता है, जिन व्यंजनों में पाई मध्य में होती है उनमें हुंडी हटाकर अगले व्यंजन के साथ उसे जोड़ा जाता है। अभी तक तो ये पाई किनारे थी, स में हमने देखा पाई किनारे है, बाएं दाहिने तरफ है। लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे भी होते हैं जिनके मध्य में पाई होती है, जैसे क हो गया, यहाँ पे क के मध्य में पाई है। तो अगर हम उसे किसी वर्ड के साथ जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसकी घुंटी हटा देते हैं। जैसे एक शब्द है, क्या है, रक्त। इसमें क्या किया गया, क की जो ये घुंटी है आगे की उसकी हटा दी जाती है। मुफ्त, फ भी एक ऐसा वर्ड है।
हफ्ता, इस तरह से बनते हैं क और फ के संयुक्त शब्द। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो बिना पाई वाले होते हैं। बिना पाई वाले जैसे छ, ट, ठ, ड, व, ह, ये जब किसी अन्य व्यंजन से मिलते हैं तो पहले व्यंजन में हलंत लगाकर जोड़ा जाता है। मतलब इसको लिखते हैं हम पूरा है, लेकिन इन व्यंजनों में हम क्या कर देते हैं, हलंत लगा देते हैं। जैसे द्वारा, यहाँ पे द्वारा में क्या किया गया, यह बिना पाई वाले वर्ड था द, तो इसकी पाई हम नहीं हटा सकते, लेकिन इसको क्या करते हैं, लिखते समय संयुक्त शब्दों में लिखते समय इसे हम क्या कर देंगे, इसकी पाई हटा के एक संयुक्त वर्ड बनाएंगे। जैसे द व यहाँ पे मिले हुए हैं, द और व। द और व। उसी तरह से मट्ठा, बुद्ध, इन शब्दों में क्या किया गया है, ये बिना पाई वाले हैं तो इसमें हम संयुक्त वर्ड लिखते समय क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं। चिन्ह भी एक इसी प्रकार का शब्द है। चिन्ह जो बीच में होता है, हलंत लग गया। व्यंजन वर्णों के अंतर्गत आने वाला र वर्ण भी एक ऐसा होता है जो कि आश्चर्यजनक मात्राएं इसमें लगती हैं। र के विभिन्न रूप होते हैं। र के मेल से बनने वाले संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, र के बाद यदि कोई व्यंजन आता है तो र अगले वर्ड के पर रेफ के रूप में लगाया जाता है। ये रेप मतलब ऊपर वाले र, इसे हम ऊपर का र बोलते हैं, रेफ। जैसे हमने लिखा गर्म, तो यहाँ पे रेफ के रूप में र का प्रयोग हुआ है, कर्म। हर्ष, वर्षा, तो ये क्या हुआ, र के बाद जब व्यंजन आता है तो हम रेफ का प्रयोग करते हैं। धर्म एक आता है, धर्म। यहाँ है गर्म, कर्म, हर्ष, वर्षा इत्यादि शब्द। वर्ष भी आता है, ये भी है इसी के अंतर्गत। यह रेफ वाले वर्ड हैं। रेफ वर्डों का हम प्रयोग ऐसे शब्दों में करते हैं। दूसरा क्या है, जब र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन है, यदि र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैर में अर्थात नीचे लगता है, नीचे। जैसे प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न में नीचे लगेगा। क्या है प्रश्न में, र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो, तो यहाँ पे होगा प धन र धन अ धन श धन न धन अ।
तो यहाँ पर भी आया, लेकिन यहाँ बात हो रही है हमें र की, र के प्रयोग की। तो र यहाँ पे र के पहले प आया है जो कि स्वर रहित है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यह नीचे लगा। इसी तरह से होगा प्रबल, ये शब्द है क्या, प्रबल। ड्रामा, क्रम, और क्या होगा, चक्र, ट्रक। ये सभी वर्ड क्या हैं, र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन आने पर नीचे लगता है र। यहाँ पे क्या है, ऊ स्वरों की मात्रा का प्रयोग जब र के साथ होता है तब प्रायः भ्रम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ा कि र के बाद यदि कोई व्यंजन आए तो र अगले वर्ग पे रेफ हो जाता है, ऊपर लगता है। लेकिन जब उसके पहले आए स्वर रहित व्यंजन तो उसे हम नीचे लगाते हैं, पदेन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, पैर में लगाते हैं। लेकिन जब ऊ स्वरों की मात्रा का प्रयोग र के साथ होता है तो कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये मात्राएं ऊपर या नीचे न लग के क्या करती हैं, मध्य में लगती हैं। ऊ को मात्रा को हम र में मध्य में लगाते हैं, अर्थात उसके पेट में लगाते हैं। पेट का स्थान बीच में ही होता है, तो यहाँ पे मध्य में या पेट में लगाएंगे। जैसे देखते हैं, रुपया, रुपया एक शब्द है क्या, रुपया। इसमें क्या हो गया है, पेट में ही ऊ की मात्रा लगाई गई है। रुचि, गुरु, रूप, रुमाल, तो ये क्या है, र के साथ ऊ की मात्रा का प्रयोग है। रूखा, तो र के हमने कितने 3 नियम पढ़े। पहला क्या होता है कि र के जब बाद कोई व्यंजन आए तो र रेफ के रूप में प्रयोग होता है। यदि र के पूर्व कोई व्यंजन आता है तो वह पैर में प्रयोग होता है, और यदि र के साथ ऊ की मात्रा लगानी हो तो वह मध्य में प्रयोग होता है। तो आज ये हमारी व्यंजन की कक्षा संपन्न होती है। धन्यवाद।